हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने बोहर मॉडल को कंप्लीट कर दिया था और एनर्जी लेवल डायग्राम को भी देख लिया था। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ और फिर थ्योरी पार्ट पर मूव करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके का आपको एनर्जी डायग्राम दे रखा है। ठीक है, अगर आप देखें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कौन सी स्टेट होती है, n=1 ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, और ये कौन सी होती है, n=2, ये होती है n=3 और ये क्रोस्पॉन्डिंगली कितनी होती है, n=4 होती है। ठीक है, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, एनर्जी विल बी इक्वल टू -13.6/n²। क्लियर है। फर्स्ट स्टेट के लिए n को 1 पुट करेंगे तो 13.6 आएगा। सेकंड स्टेट के लिए 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगर थर्ड स्टेट के लिए 3 पुट करोगे तो 9 आ जाएगा और 13.6 को 9 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ स्टेट के लिए 4 पुट करो तो 16 आ जाएगा। 13.6/16 तो लेस देन 1 आएगा, जो कि क्रोस्पॉन्डिंगली आपको दे रखा है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपको दे रखा है और कुछ लाइनें आपको दिखा रखी हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n=3 से n=1 के ऊपर, आंखें ना। इसी तरीके से इस सी लाइन का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 3 से 2 के ऊपर। देखो हर एक जो लाइन दिखा रखी है आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो हर एक के क्रोस्पॉन्डिंग एक एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, आके ना। लेट दिस विल बी ED, ठीक है, दिस विल बी EC, क्लियर है बात आपको, एंड दिस विल बी EB एंड दिस क्रोस्पॉन्ड टू EA। ठीक है, तो हर एक ट्रांजिशन के क्रोस्पॉन्डिंग एक एनर्जी क्या होगी आपकी, इमिट होगी, है ना। और आपको कौन सा स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, इमिशन स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। क्लियर है बात आपको। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या उसको पढ़ते हैं, विच ट्रांजिशन कोरोस्पोंडिंग टू द इमिशन ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लैम्डा 102.7 नैनोमीटर। वो कह रहा है कि देखो भाई, ये तो बात क्लियर है कि हर एक के क्रोस्पॉन्डिंग एक एनर्जी देखने को मिलेगी, तो हर एक की क्रोस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ भी इमिट होगी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, hc/λ, है ना। तो हर एक के क्रोस्पॉन्डिंग एक एनर्जी इमिट होगी, तो हर एक के क्रोस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ भी क्या होगी, इमिट होगी। तो कौन से ट्रांजिशन में इस लैम्डा को आप प्राप्त करेंगे, क्लियर है, ये क्वेश्चन है। तो करना क्या है आपको, पहले तो आपको E=hc/λ निकाल लेना है। H आपको पता है होता है, C आपको पता होता है और लैम्डा आपको ये पता है। ठीक है, तो आपका लेट ये x आ गया सोल्व करने के बाद। क्लियर है बात आपको। अब आप क्या करें कि D के लिए अगर आप देखें, D के लिए डेल्टा E कितना हो जाएगा, E3 - E1। ठीक है, अगर ये x के क्रोस्पॉन्डिंग आ जाता है तो आपका आंसर मैच कर गया और आपका आंसर कितना आ गया कि डी ट्रांजिशन के क्रोस्पॉन्डिंग ये लैम्डा आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आपको हर एक के क्रोस्पॉन्डिंग निकालना पड़ेगा। ये डेल्टा E क्रोस्पॉन्ड टू D है, डेल्टा E क्रोस्पॉन्डिंग टू C है। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, E3 - E2। क्लियर है, जिसके साथ भी आपका ये आंसर मैच कर गया। ठीक है, ये सभी निकाल लो आप, डेल्टा EB निकाल लो, डेल्टा EA निकाल लो, और जिसके क्रोस्पॉन्डिंगली ये आंसर मैच कर जाए तो उसी ट्रांजिशन के क्रोस्पॉन्डिंग आपको ये वेवलेंथ देखने को मिलेगी। क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों के साथ। ठीक है, ओके जी, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने जस्ट आपको आइडिया दे दिया है, आपको ब्रीफ कर दिया कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, विच लेवल ऑफ द लिथियम डबल आयनाइज हैज़ सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहली बात आपको पता है कि जो बोहर मॉडल है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगता है, हाइड्रोजन के लिए लगता है। वो अप्लीकेबली किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, बोहर मॉडल इज आल्सो अप्लीकेबल टू दी एटम्स विच आर सिमिलर टू दी हाइड्रोजन। जैसे अगर ये देखो लिथियम डबल आयनाइज, अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता हो तो n=3 होता है लिथियम का, हाँ के ना, क्लियर है। और उसमें अगर मैं बात करूँ तो लिथियम को ऐसे लिखते हो आप, मोस्टली 3, और ये यहाँ पर 6 लिख देते होगे, डबल ही होता है मोस्टली। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हैं, हाँ के ना। जो ये एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। क्लियर है बात आपको। तो आपने क्या किया है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, डबल आयनाइज है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, तो इट इज़ सिमिलर टू दी हाइड्रोजन हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है कि नहीं बात आपको, 1H2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो आपको अगर इस तरीके से मिले, मान लो हीलियम एक सिंगल आयनाइज मिले, तो उसके लिए भी आप बोहर मॉडल ईजिली लगा सकते हो।
जो आपके सिमिलर टू हो हाइड्रोजन कि ठीक है, कंपेरेबल टू हो, ठीक है, क्योंकि उनको आयनाइज कर दिया गया है, तो उनके लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल है। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको? अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि लिथियम का डबल आयनाइज ये आपके पास एटम है और कौन से लेवल पर इसके कौन से लेवल पर सेम एनर्जी होगी जो कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है किसकी, हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे को दिया क्या गया कि हाइड्रोजन की एनर्जी और लिथियम के डबल आयनाइज पार्टिकल की एनर्जी क्या है, सेम है। ये क्या होता है बेटा, 13.6 Z²/n², यस और नो? क्लियर है बात आपको? और ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन का आएगा और यहाँ पर किसका आएगा, लिथियम का आएगा, -13.6 Z ऑफ लिथियम का स्क्वायर और N ऑफ लिथियम का स्क्वायर। क्लियर है नहीं बात आपको? हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट बोला हुआ है, ग्राउंड स्टेट का मतलब N ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं बात आपको? और Z ऑफ हाइड्रोजन भी 1 होता है। क्लियर है? तो ये साइड तो कितनी रह गई, -13.6 रह गई एंड इज इक्वल टू -13.6। लिथियम का Z कितना होता है बेटा जी, 3 होता है, 3 का स्क्वायर बाय n²। ठीक है कि नहीं बात आपको? इससे ये मर गया, n² ऊपर गया, डेट विल बी इक्वल टू 9, n कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। मतलब इसका ये है, अगर ये लिथियम का डबल न्यूक्लियस है और अगर आप तीसरे ऑर्बिट में हैं और एक इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर, तो उसकी एनर्जी सेम होगी हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ठीक है, इसको नोट कर ले, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका CBSE बोर्ड में भी आया हुआ है और नीट एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ट्राई करने की। पहले हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी दे रखी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, देखो याद करो हमने टोटल एनर्जी निकाली कैसे निकाली थी? पहला पोस्टुलेट क्या था, mv²/r मस्ट बी इक्वल टू kZe²/r²। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही क्या प्रोवाइड करवाएगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। एक R से R मर गया, दोनों तरफ अगर मैं हाफ से गुना करूं तो ये क्या बन गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी थी मैंने, ½ kZe²/r। क्लियर है बात आपको? इसी तरीके से किसी भी एटम के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो। इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, -kZe/E। ये माइनस साइन कैसे आया, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। Ze क्या है, इसके ऊपर चार्ज है, डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो ये दोनों, ये काइनेटिक एनर्जी होती थी और ये पोटेंशियल एनर्जी होती थी, और दोनों को जोड़ें तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, देखो जरा ध्यान से, -½ kZe²/r। ये आ जाएगी टोटल एनर्जी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ऐसे ही तो निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एनर्जी दे रखी है आपको कौन सी स्टेट की, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n = 2 की दे रखी है बेटा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, n = 2, n = 1 तो क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। तो ये कितनी दे रखी है, 3.4 -13.6, और हाइड्रोजन की है तो Z² तो 1 हो गया, और आपका n² यानी कि 2 का स्क्वायर, हाँ के ना? क्लियर है कि नहीं बात आपको? 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो आप सोल्व करेंगे तो बराबर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? इसको आपने 2 पुट किया तो आपको क्या मिल गया था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मिल गई थी, है ना? अगर इसको E पुट करोगे तो ये सोल्व करने के बाद कितनी ही आएगी, -3.4 ही आएगी। तो ग्राउंड स्टेट की टोटल एनर्जी आपको पता कितनी होती है, हाइड्रोजन के केस में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, हाँ के ना? पता है यार, ये तो सबको पता है, हाँ के ना? और आपको फॉर्मूला भी पता होगा, E = -13.6 Z²/n²। Z भी 1 और N भी 1 ग्राउंड स्टेट का, मतलब तो एनर्जी कितनी आ गई, इतनी आ गई। क्लियर है बात आप? अब ये चीज़ इसके बराबर है, टोटल एनर्जी जो आई, ठीक है, वो ये होती है, और वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। क्लियर है बात आपको? तो अल्टीमेटली अगर ध्यान से देखो, काइनेटिक और टोटल एनर्जी एक दूसरे का क्या है, आपका मॉडुलस है। तो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। भाई ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और कोई अंतर थोड़ी है यार, आगे ना? और पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखो 2 टाइम्स होती है किसके, टोटल एनर्जी की होती है। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, एंड दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू -13.6 ×
2 कितना आ गया बेटा ये 6 दूनी 12, यहाँ से लगी 1, 13 दूनी 26 और 27 -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हो, ठीक है, और ट्राई कीजिए और डाउट आए तो पूछिए, ठीक है। चलिए, ये तो न्यूमेरिकल पार्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मूव करते हैं किसके ऊपर, आपका थ्योरी पार्ट के ऊपर, ठीक है। थ्योरी पार्ट में आज हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? न्यूक्लियस बेसिकली आपको पता ही है कि एटम तो आपको पता है, एटम तो ये है न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, आके ना, ये है आपका पूरा एटम। क्लियर है बात? अब मैं इसके अंदर की बात करूँगा, ठीक है। अभी तक आपने स्ट्रक्चर को खोजा है एटम के, चाहे वो आपका रदरफोर्ड मॉडल हो, चाहे बोहर मॉडल हो, वो एटम की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे और डीपर, डेट इज़ न्यूक्लियस की। क्लियर है बात आपको? न्यूक्लियस की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखो, किसी भी एटम को आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, X Z A, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हो, है ना। अब ये X तो होता है बेटा एलिमेंट, ये X क्या होता है, एलिमेंट होता है। ये Z क्या होता है, इसको बोलते हो आप एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हो, एटॉमिक नंबर। और A को बोलते हो आप एटॉमिक मास नंबर, क्या बोलते हो, एटॉमिक मास नंबर। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको कार्बन के लिए, कार्बन C612 ऐसे लिख देते हैं हम। क्लियर है कि नहीं बात आपको? अब जो बातें मैं बता रहा हूँ डीप में उसको समझिए आप। Z जितना होगा उतने ही उस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी एलिमेंट के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, 0। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज इक्वल टू आल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है कि नहीं बात आपको? और अगर मैं A की बात करूं, A क्या होगा आपका, टोटल मास जिससे कंस्टिट्यूएंट्स हुआ है, दैट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, A क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। क्लियर है बात? भाई देखो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं बात आपको? जितना न्यूक्लियस का मास है उतना ही आप बोल सकते हो तकरीबन किसका मास होता है, एटम का मास होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को देखो, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने पड़े, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या करोगे आप, सिंपल A माइनस जेड कर दो आप। ठीक है, जेड किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो इसको यहाँ पर जेड लिख सकता हूँ और उसको उधर ले जाऊँ तो A माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया बेटा। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ठीक है, अब देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, वैसे न्यूट्रॉन का थोड़ा सा अधिक होता है, लेकिन हम नियरली इक्वल टू ले सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है बात आपको? अगर आपको एटॉमिक मास लिखना है किसी भी चीज़ का, एटॉमिक मास, भाई एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि मास ऑफ, आप इसको, अगर मैं इसको m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन दोनों के मास को, ठीक है, तो मास इनटू A करना पड़ेगा। देखो A है क्या, इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन है उनकी गिनती है बस, उस गिनती को आपको मास से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक के मास से, हाँ कि ना, तभी तो टोटल मास निकल कर आएगा। देखो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, इसको अगर मैं बोलूँ इसका मास कितना है कार्बन का, तो आप बोलोगे 12 मास नहीं है इसका, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है। इस 12 को आपको एक प्रोटॉन के मास से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन से गुना करना पड़ेगा, तभी वो क्या निकलेगा, आपका एटॉमिक मास निकलेगा। दिस इज नॉट एटॉमिक मास, दिस इज एटॉमिक मास नंबर। क्लियर है कि नहीं बात आपको? इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बच्चे काफ़ी इसमें गड़बड़ करते हैं। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई? ये बेसिक बात बता दी मैंने किसी भी एलिमेंट की। अब मैं बात करूँगा न्यूक्लियस के ऊपर। मैं न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में बात करूँगा और इसकी डेंसिटी के बारे में बात करूँगा। क्लियर है बात आपको? इस चीज़ को नोट कर लिया बेटा? चलिए, अब बात करेंगे न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में। साइज़ देखो, इसकी रेडियस में मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसकी रेडियस में। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस की रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एटॉमिक मास नंबर पर, और उसकी भी पावर कितनी, 1/3 पर। क्लियर है बात आपको? तो R इज इक्वल टू R0
क्या प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा a की पावर 1/3। ठीक है कि नहीं बात आपको? ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें a तो हाइड्रोजन का सबसे कम है और लिथियम का उससे ज़्यादा होगा। a की बात करें तो ये तो 1 हो गया और इसका कितना हो गया, इसका अगर मैं 1 लूँ, ठीक है, हाइड्रोजन का, और इसका 3 6 लूँ तो ये ज़्यादा है इसका a, है ना। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको बताऊँ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा, जबकि लिथियम का न्यूक्लियस कुछ बड़ा होगा। समझ आई या नहीं यही बात आपको? क्योंकि ए हाइड्रोजन का क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। समझ आई बात? तो रेडियस का, न्यूक्लियस की रेडियस का कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का अलग अलग होगा न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस का साइज़, और वो जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे उसका साइज़ भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं डील करूँगा बेटा आपका न्यूक्लियस डेंसिटी के साथ। न्यूक्लियस डेंसिटी, चलिए अब इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है वो देखेंगे। डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। और अभी भी पता है कि किसकी डेंसिटी निकाल लें हम, न्यूक्लियस की, तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस आएगा। और मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब अभी भी मैंने पीछे बताया, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास इनटू ए। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ये भी अभी मैंने पीछे बताया। और वॉल्यूम अगर मैं इसको स्फेरिकल मानूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है कि नहीं बात? वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और हमने अभी भी देखा था कि आर किसके बराबर है, R0 a की पावर 1/3 के बराबर है। पुट करें आप डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस m इंटू ए 4/3 पाई R0 a की पावर 1/3 का होल क्यूब। क्लियर है बात? तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, मास इंटू एटॉमिक मास नंबर 4/3 पाई R0 क्यूब, और ये a की पावर कितनी हो जाएगी, 1, और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो मास ये किसका है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का, और ये कांस्टेंट है और ये भी चीज़ कांस्टेंट है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। मतलब वो a पे डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट फंक्शन ऑफ a, एटॉमिक मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए न्यूक्लियस बनाऊं तो ये था, और लिथियम के लिए न्यूक्लियस बनाऊं तो ये था, हाँ के ना। परंतु दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है, क्योंकि वो a पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका क्या मतलब है, जितना इसका, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, जितना इसका साइज बढ़ा ना, ठीक है, जितना इसका साइज बढ़ा उसी के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम बढ़ेगा यार। ठीक है, तो उतना ही मास, उतने ही फैक्टर से मास भी बढ़ा है, सच दैट डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जितना साइज इसका बढ़ा है उतना ही मास इसमें बढ़ गया है, सच दैट डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? तो आपको ये बात समझनी होगी कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ईच एलिमेंट इज कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं बात? ठीक है, अब डेंसिटी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी कि एटम की ज़्यादा होगी, बताइए। डेंसिटी न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी कि एटम की ज़्यादा होगी, बताओ आप। देखो यार, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। ये भी मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर मास किसका रखेंगे, एटम का, और यहाँ पर भी किसका रखेंगे, एटम का, और यहाँ पर दोनों का न्यूक्लियस का रखेंगे। सिंपल सी बात है। देखो एटम के मास में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, इसमें जस्ट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के साथ क्या जुड़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, और वो नेग्लिजिबल है। जबकि वॉल्यूम में अच्छी खासी वृद्धि हो गई है। देखो आप जरा ध्यान से, भाई मास तो इतना बड़ा नहीं है एटम के केस में, परंतु आप देखो वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ गया है, क्योंकि इसमें ऑर्बिट ऐड होंगे सब। ये अब न्यूक्लियस में तो आप ये रेडियस अज्यूम करते थे, अब एटम में ये रेडियस आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको? मास तो नियर बाय सेम है, परंतु वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। तो आपको आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की डेंसिटी अधिक होती है एज कम्पेयर टू एटम। क्लियर है बात? भाई ये चीज़ देखो आप, ये तो तकरीबन उसी के बराबर है, मास तो दोनों का सेम है, परंतु ये चीज़ इससे ग्रेटर है, वॉल्यूम वाली चीज़। ठीक है कि नहीं बात? तो अगर ये चीज़ ग्रेटर है तो डेंसिटी इसकी कम होगी और इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज ग्रेटर होती है डेंसिटी ऑफ एटम से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं थोड़ी सी, और फिर आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। ये बातें आपने केमिस्ट्री वगैरह में या पहले पढ़ी होगी, मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन्स। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फटाफट। आइसोटोप्स,
आइसोबार और आइसोटोन। देखो किसी भी एलिमेंट को आप कैसे लिखते हो, एक्स जेड ए, ठीक है कि नहीं बात आपको। आइसोटोप का मतलब है जिन एलिमेंट्स में जेड क्या हो, सेम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं 1H1, 1H2, 1H3, देखो जेड क्या है, सेम है। थोड़ा सा नाम का उल्टा है, टॉप है लेकिन बॉटम वाली चीज़ सेम है। नाम में टॉप है लेकिन बॉटम वाली चीज़ क्या है, सेम। इसी तरीके से C612, C613, क्लियर है बात। तो जेड क्या रहेगा, सेम रहेगा। जेड सेम रहेगा तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, दोनों एलिमेंट में सेम होंगे, हाँ के ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे। हालांकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, ठीक है। इसी तरीके से आइसोबार, ठीक है, इसमें आपका ए सेम रहता है। क्या रहता है, ए सेम रहता है, मतलब एटॉमिक मास नंबर क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं C614 और 7N14, क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो अल्टीमेटली अगर आप कह सकते हो कि सर इसमें आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो सेम रहेंगे दोनों एलिमेंट के, हाँ के ना, क्लियर है बात। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो अलग अलग होंगे, वो सेम नहीं हो सकते। क्यों, देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसमें 7 और 7 है, और इनका डिफरेंस मारेंगे तो इसमें कितना आया आपका 8 आया न्यूट्रॉन्स, और जबकि इसमें कितना है 7। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम, बाकी हर चीज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको। आइसोटोन, यहाँ तो नाम से पता चल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है कि नहीं बात आपको। इसमें कोई डाउट, कोई समस्या भाई। एग्जाम्पल देखो भाई इसका C614, क्लियर है बात आपको, 614 और 13 ले लो यार, ठीक है, और N14 चलेगा क्या, 7 और 7, हाँ मन की बात, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। 13 - 6 करो तो 7 आएगा, और 14 - 7 करो तो भी 7 आएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिक बात थी, वो आपके साथ आज मैंने डिस्कस की, कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों के साथ डिस्कस किए। होपफुली आपको समझ आई होगी आज की क्लास। तो घर में न्यूमेरिकल्स का थोड़ी सी ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए, और कोई डाउट आए तो पूछिए।